Assalamu alaikum everyone. My name is P. Rashid Ahmad Shah Rashdi from 47th Common and CSSX on Instagram. जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो वन बुक पॉलिसी पे बताऊंगा और बताऊंगा कि क्यों वो ज़रूरी है और इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। तो बजाय वन बुक पॉलिसी के मैंने सोचा कि एक मेजर लेवल की वीडियो बना लूँ स्मार्ट स्टडीज़ के हवाले से, जिसका एक मेन इम्पॉर्टेंट फीचर वन बुक पॉलिसी भी है। तो स्मार्ट स्टडीज़ हर कोई बताता है। मोस्टली मैं अपने जब मैं तैयारी कर रहा था तब भी बहुत सी वीडियोस, बहुत से गाइडेंस लोग यही कहते थे कि स्मार्ट स्टडीज़ करो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि कैसे करो। तो इंशाल्लाह होपफुली आई हैव फिगर्ड आउट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्मार्ट स्टडीज़, और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो से आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस दी जाए कि स्मार्ट स्टडीज़ एक्चुअली करने कैसे हैं। सो लेट्स गो। मेजर फीचर्स पहले मैं आपको बता दूं जो इस वीडियो में कवर होते जाएंगे स्मार्ट स्टडीज़ के। वो हैं वन बुक पॉलिसी, रूटीन, अच्छी इंक्लूसिव रूटीन, डिटेल्ड वेल डेवलप्ड रिटन पावर, एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चरिंग के उसके थ्रू कैसे स्मार्ट स्टडीज़ करनी है। पास्ट पेपर पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिटेंशन स्टडी स्ट्रैटेजी और नोट्स मेकिंग। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ उसमें क्या करना है, क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्मार्ट स्टडीज़। ओके, सो लेट्स गो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वन बुक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत से लोगों को सवालात थे कि वन बुक पॉलिसी से क्या पता कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना मिले, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एग्ज़ामिनर को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये वाली बात ही ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज ओवरऑल मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में CSS करने के पीछे जो रीज़न है, जो पावर है, वो यही है स्मार्ट स्टडीज़ एंड वन बुक पॉलिसी। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव एंड माई ब्रदर्स, मेरी भाभियाँ और मेरे बैचमेट्स जो क्लोज़ हैं और सीनियर्स, वो सारे भी ये बिलीव करते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज इज़ अ कर्स। क्यों? क्योंकि ये मसाइल सब ने पेश किए हैं और शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं आती। और एट टाइम्स एक्स्ट्रा नॉलेज की वजह से होता ये है कि आपका यू हैव सो मच नॉलेज दैट यू एक्चुअली गेट कन्फ्यूज्ड व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट एंड वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट नॉट टू राइट। तो बजाय इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बनाने के, व्हाट यू कैन डू इज़ go for one book policy, go cover most important topics and most important elements of that topic. इसके सिवा वन बुक पॉलिसी का और क्या फ़ायदा है, वो ये है कि आपकी फोकस प्रिपरेशन होगी। आप बजाय कि आप टाइम वेस्ट करें कि एक टॉपिक आप पहले एक किताब से पढ़ें, फिर दूसरी किताब से पढ़ें, फिर तीसरी किताब से पढ़ें और बहुत ज़्यादा लेंदी 5-6 पेजेस के नोट्स बनाएं जो कि कभी भी इस्तेमाल ना होंगे, क्योंकि उसका टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास रिवाइज करने का। तो आप वन बुक पॉलिसी इनिशियली एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट कि वो फॉलो करें सॉरी, ताकि जो है आप लिमिटेड टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। और अगर आपका टाइम बच जाए तो फिर आप एडिशनल सोर्सेस यूज़ करते हुए परफेक्शन की तरफ करें जाएं और अपने नोट्स अपडेट करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पहले कवर कर लेंगे, बीच बीच में जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको छोड़ें। मोस्ट इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि आप शॉर्ट नोट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बनाएंगे। इसके सिवा क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ाई करते हैं तो 30 मिनट में आप कितना ज़्यादा लिख सकते हो। एग्ज़ामिनर 2016 से पहले का अगर मैं स्ट्रैटेजी CSS की बोलूँ तो मैं कहूँगा 5-6-7-8 किताबों से पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ामिनर नॉलेज मांगता था। सीधे सीधे सवाल आते थे और वो इन्फो बेस्ड थे। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उतने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे। लेकिन आजकल का CSS की स्ट्रैटेजी, उसका सिलेबस चेंज हो गया है, क्वेश्चन की नेचर चेंज हो गई है। आजकल वो ये नहीं पूछते कि ये क्या चीज़ है, वो ये पूछते हैं कि ये जो चीज़ हुई थी इससे क्या फ़र्क पड़ा रीजन में या दुनिया में, और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इससे
इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसका फ्यूचर क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो आपको वन बुक पॉलिसी से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वो टॉपिक समझ लेना, फिर मज़ीद आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। वो गूगल और यूट्यूब बेस्ट सोर्स है उसकी, मल्टीपल आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, लॉजिकल रीजनिंग बनाएं और एनालिटिकल अपनी रीजनिंग डेवलप करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वन बुक पॉलिसी है तो उसको कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ करेगी, आपका रिटन पावर, क्योंकि CSS इज़ ऑल अबाउट रिटन पावर। ये एक रिटन एग्ज़ाम है जिसमें जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा आपकी लिखने की स्किल डेवलप्ड होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सेकेंडली, स्मार्ट स्टडीज़ क्या है? स्मार्ट स्टडीज़ इज़ बेसिकली मिनिमम इनपुट, putting minimum input and getting maximum output within a very short period of time। कम से कम टाइम लगाएं, कम से कम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट हो। तो टाइम कम लगेगा, वन बुक पॉलिसी होगी, मैक्सिमम आउटपुट कैसे होगा? जो आपके पास 5-6 लिमिटेड पॉइंट्स हैं उसको आप कैसे एम्पावर करोगे? रिटन पावर के साथ उसको अकम्पनी करोगे और उसको बूस्ट दोगे। सेकंड चीज़ जो स्मार्ट स्टडीज़ में है वो ये है फीचर्स का, कि आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड, इफेक्टिव और इंक्लूसिव एंड मल्टीटास्क हो। ये ना हो कि आपने सोचा हो कि यार आज मैं जो है ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, सिर्फ पूरा दिन ये सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, या पूरा दिन जो है ये MCQs ही मैं करूँगी। तो ये बिल्कुल रूटीन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अफेक्टिव रूटीन आपको बताई है अपनी दूसरी वीडियो में, चेक कीजिएगा ज़रूर कि कैसे ग्रेजुअली आप हर चीज़ डेवलप कर सकते हो आहिस्ते से, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा और आप पूरा CSS तैयार कर कर बैठ जाओगे इंशाल्लाह, होपफुली। तो रूटीन अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने बताई है वो फॉलो करें, मुझे बहुत हेल्प की थी उसने। थर्डली, स्मार्ट स्टडीज़ इज़ ऑल अबाउट योर रिटन पावर, रिटन एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चरिंग स्किल्स। यकीन माने, if you even don't know a bit about any topic, but you have written power, good expression, balanced expression, and good structuring skills, you can easily get good marks, or you can at least easily manipulate a good logical reasoning। अगर इसकी डिटेल आपको देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे स्ट्रक्चरिंग की पोस्ट है, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। कैसे इमरजेंसी हालात में, अगर जब आपके पास टाइम कम हो और सवाल नहीं आ रहा हो तो कैसे उसको क्रैक कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो CSS हैक्स इंस्टाग्राम में आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसमें क्या होना चाहिए? कोई कोई मुश्किल अंग्रेज़ी नहीं यूज़ करनी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकेबलरी नहीं यूज़ करनी है आपने। क्यों? एटलीस्ट इनिशियली, जब तक आपकी बेसिस बन जाए। क्यों? क्योंकि मुश्किल अंग्रेज़ी ज़बरदस्ती घुसाते हैं लोग, मुश्किल एक्सप्रेशन, मुश्किल इंग्लिश, बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं और ज़बरदस्ती उसको शो ऑफ के चक्कर में वो जो है वो अपना इम्प्रेशन ख़राब कर लेते हैं एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर है। ऐसे में मोस्टली लोग इसी वजह से फ़ेल होते हैं, और दूसरे इंग्लिश के सब्जेक्ट में भी इसी वजह से लोग फ़ेल होते हैं, क्योंकि वो वोकेबलरी सूट कर नहीं रही होती और वो ज़बरदस्ती उसको ऐड कर लेते हैं, और एक्सप्रेशन एक हो नहीं रहा होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर लेते हैं। सो अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स, लॉन्ग सेंटेंसेस। जितने ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे उतनी ज़्यादा गलती की गुंजाइश होगी, जितने ज़्यादा लंबा पैराग्राफ होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट कम हो जाएगा एग्जामिनर का। तो पैराग्राफ की आइडियल लेंथ जो है वो है 6 से 7 लाइंस, उतना आप करें। शॉर्ट सेंटेंस बनाएं एटलीस्ट इनिशियली, कि आप 1 लाइन का बना लें, 1.5 लाइन का बनाएं, उससे ज़्यादा ना बनाएं। क्योंकि क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस बना लेते हैं तो एट टाइम्स टेंशन में, प्रेशर में हम असल बात ही भूल जाते हैं, और जब एग्जामिनर वो पूरा 5-6 लाइनों का सेंटेंस पढ़ता है लंबा सा, तो उसको सेंस ही क्रिएट नहीं करता। तो काइंडली शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करें। इसके सिवा क्या है, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना यूज़ करें। क्यों? स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो है वो आपको तबाह कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। क्योंकि स्वीपिंग स्टेटमेंट्स का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप कोई चीज़ बिल्कुल ही कंफर्म होकर बोल दें, और अगर
आपका ओपिनियन और एग्जामिनर का ओपिनियन डिफर होता है और आपका रिटन पावर इतना पावरफुल नहीं है और आपने कोई उसको फैक्चुअल बेस से अपने स्टेटमेंट को या एग्जाम्पल से सपोर्ट नहीं किया, तो एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, वो आपको मार्क्स कम देगा। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट की एग्जाम्पल क्या है कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। नहीं, ये गलत है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश करें, क्या पता एग्जामिनर ये समझता हो कि वो पाकिस्तान की इकनॉमी इतनी बुरी नहीं है, प्रोग्रेस कर रही, जैसे कि आजकल यूएन भी सपोर्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो आप क्या कहेंगे बजाय इसके कि इकोनॉमिक क्राइसिस, आप कहेंगे पाकिस्तान इज़ फेसिंग मल्टीपल इकोनॉमिक चैलेंजेस, हाउ एवर गवर्नमेंट थ्रू इट्स वेरियस पॉलिसीज सच एज, जो भी एक दो आप लिखना चाहें, is trying to tackle the situation towards and creating an atmosphere that could lead towards a progressive future for Pakistan। ऐसा कुछ आप पॉजिटिव कर करेंगे, लेकिन ये तो पॉजिटिव एंडिंग का मैंने बता दिया, लेकिन इससे पहले क्या था कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग मल्टीपल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये आप अगर लिखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसके सिवा क्या है कि अगर आप कहें कि ये शख्स बुरा है, तो ये भी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या पता एग्जामिनर एग्री ना कर, तो आप कहें कि मेजॉरिटी ओपिनियन ये है कि इस शख्स की ये चीज़ बुरी है। इस टाइप का कुछ आप अगर करेंगे, क्योंकि अभी स्पॉन्टेनियसली मुझे ज़्यादा एग्जांपल्स आ नहीं रहे, तो यही एक चीज़ है। तो इस टाइप के चीज़ें आप जो है अवॉइड करें। इसके सिवा स्वीपिंग स्टेटमेंट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स में भी होते हैं। अगर आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं याद हैं, तो आप प्लीज़ काइंडली उसको एक्यूरेट ना लिखें, क्योंकि वो गलत अगर होगा तो मसला हो सकता है। अगर आपको नहीं पता कि एग्रीकल्चर में पाकिस्तान की कितनी जो है वो वर्क फोर्स जो है वो लगी हुई है, तो काइंडली आप एक्चुअल नहीं बताना। अगर वैसे तो 40-50% के दरमियान ही है, 42 कहते हैं मोस्टली अलग अलग सोर्सेज में, तो आप अराउंड यूज़ कर लें, अराउंड 40%, मोर स्लाइटली मोर देन 40%। तो ये स्मार्ट स्टडीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ श्योर भी नहीं है तो आप उसको मैनेज करें। लेस देन 50% ऑफ पाकिस्तान वर्क फोर्स इज़ इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। इस टाइप की आप बातें कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं पास्ट पेपर पॉलिसी पे। पास्ट पेपर पॉलिसी एक स्मार्ट स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फीचर है। और हम वाज़ोकात सुनते हैं कि ये बंदा 3 महीने में पास हो गया, ये बंदा 4 महीने पास हो गया, तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी होता है पास्ट पेपर। लोग क्या करते हैं, स्पेशली रूरल एरिया वाले जो कि ज़्यादा पास भी होते हैं माशाल्लाह, क्यों? क्योंकि वो जुगाड़ी होते हैं। स्मार्ट चीज़ क्या है? जुगाड़। तो जुगाड़ का तरीका ये है कि सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, पास्ट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, वो रट लेते हैं, सवाल बना लेते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर टाइम बचता है तो और चीज़ें करते हैं। तो आप भी यही चीज़ कर सकते हैं। जब आप 10-10 दिन फॉलो कर रहे हो मेरी स्ट्रैटेजी से, तो पास्ट पेपर से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लें, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में किस एस्पेक्ट से सवाल पूछे हैं वो भी आप लिख लें, और फिर उनको कवर कर लें आप। तो आपकी एटलीस्ट आप पास होने वाले बन जाएंगे, और फिर टाइम बचेगा तो फिर आप परफेक्शन की तरफ, टॉपर की तरफ इंशाल्लाह जाइएगा। अच्छा जी, सॉरी, इसके सिवा क्या है, रिटेंशन एंड स्टडी स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रिटेंशन, सबसे पहले तो आपको याद भी करनी है चीज़ें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसको याद करने की कोशिश करें। अगर याद नहीं हो रहे तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें फर्स्ट गो में। सेकंड डे जब वही सब्जेक्ट पढ़ने बैठें, तो सबसे पहले जो पिछले दिन आपने कवर किया उस सब्जेक्ट पे, उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लें, लिख कर शॉर्ट नोट्स के ज़रिए। ठीक है। इसके सिवा क्या है, अगर आपने और वीकली बेसिस पे भी आपने लिख कर रिविज़न करने हैं, और अगर आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आप कर रहे हैं उसके किसी वीकेंड पे पिछला सब्जेक्ट लिख कर, शॉर्ट नोट्स के ज़रिए लिख कर पूरा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम है। दूसरा क्या है, स्टडी स्ट्रैटेजी। आपको हर सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा पहले कि कैसे पढ़ना है। इसमें स्मार्ट स्टडीज़ क्या होती है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है,
यहाँ पर पहले आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। तो पाकिस्तान का बजाय ये कि हर तीनों कॉन्स्टिट्यूशन आप दिल से याद करें, करने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं हो रहे तो आप एटलीस्ट 1973 वाला समझ लें। 1973 का समझना कैसे, सेलिन फीचर्स का रट्टा लगा लें आप, सेलिन फीचर्स क्या हैं, वो कोई 10-12 हैं, वो आप समझ लें। और फिर बाकी के दो जो पिछले कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें कुछ माइनर डिफरेंसेस ही हैं, माइनर तो नहीं कह सकते लेकिन मेजर हैं, लेकिन मतलब 3-4 नुक्ते ही हैं जो डिफरेंट हैं। और अगर आप तीनों को देखें तो इनके 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है, वो आप सबसे पहले याद कर लें। और फिर देख लें कि पिछले दो में जो है वो यूनिकैमरलिज्म था, 1973 में बाईकैमरलिज्म था, शुरू वाले में पार्लियामेंट्री था, सेकंड वाले में अयूब वाले में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और अभी भी 1973 में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ऐसे याद कर लें। पॉलिटिकल साइंस आप देखते हैं तो बजाय हर प्रेसिडेंट को अलग याद करने के या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग याद करने के, आप ये कर लें कि एक प्रेसिडेंट का खाका याद कर लें। फिर माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं, यूएस का प्रेसिडेंट है उस पर चेक एंड बैलेंस है, फ्रांस का प्रेसिडेंट है उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये डिफरेंस है, और बिल्कुल और 2-3 और माइनर डिफरेंसेस हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आपका एक तैयार होगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, यूके का सिस्टम है, इंडिया का है, पाकिस्तान का है, एक खाका याद कर लें। डिफरेंस क्या है, पाकिस्तानी जो है वो पार्लियामेंट में जो है नेशनल असेंबली जो है वो पावरफुल है, और थोड़ा सा फेडरल जो है हमारी वीक होती जा रही है। अब प्रोविंशियल अटानमी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ गई है, अच्छी बात है, लेकिन ये फेडरल भी पावरफुल होना चाहिए। इसके सिवा इंडिया में क्या है, इंडिया का अपर हाउस ज़्यादा जो है वो पावरफुल है, और ज़्यादा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। सॉरी। यूके का क्या है कि उसमें हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, उनके टाइटुलर हेड जो है क्वीन है, और जो है उनकी पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे आप डिफरेंस याद कर सकते हैं। अच्छा, नोट्स मेकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्मार्ट स्टडीज़ का क्या गेम है कि बजाय फॉर एग्जांपल आप सर सैयद जो है वो आप कवर कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि सर सैयद आप इस टाइप से 8-9 पेजेस का आप पूरा नोट्स बनाए अपने कि सर सैयद कौन था, वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, कौन सी नौकरी की, ये सब लिखने के बजाय आप याद कर लें, समझ लें कि वो जज थे और वो कहाँ पोस्टेड थे, कहाँ पैदा हुए थे। ये अगर किसी सवाल में नहीं भी डालें तो मसला नहीं, अनलेस उसने बोला वो कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ सर सैयद, और फिर बाकी उसकी सर्विसेज वगैरह भी है। तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल के तहत कि आप ऐसे चीज़ें करेंगे, पैराग्राफ में बनाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएंगे, उसको रिवाइज़ करना भी मुश्किल है। तो बजाय इसके मैं ये रिकमेंड नहीं करता, बजाय इसके आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स, आधे पेज में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सर सैयद अहमद साहब आपने समझ लिया क्या है, उनकी सर्विसेज क्या हैं, उनकी सबसे पहले आ जाती हैं एफर्ट्स टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स। उसमें उन्होंने पम्फलेट लिखा था, कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, असबाब बगावत हिंद, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, और एक किताब लिखी थी जिसमें क्रिस्टियनिटी और इस्लाम की सिमिलैरिटीज़ थी। सोशल सर्विसेज क्या हैं, किताबें लिखी, ऑर्फनेजेस खोले। एजुकेशनल क्या है, साइंटिफिक सोसाइटी खोली ट्रांसलेशन के लिए गाज़ीपुर में। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस रखी उन्होंने कि ये मिलते रहें और जो है वो एजुकेशन बढ़ती रहे, जिसके इनडायरेक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी थे। MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल एंड कॉलेज, और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। रिलीजियस था, ऐसे ही रिलीजियस भी हैं एक चीज़, और रिलीजियस सर्विसेज थी, और पॉलिटिकल सर्विसेज, टू नेशन थ्योरी, और कांग्रेस की एंटी मुस्लिम जो पॉलिटिक्स थी उनको काउंटर किया, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी को काउंटर किया। तो ये सारी आप शॉर्ट नोट्स आधे पेज में देखें, कितना छोटा सा पेज है, उसमें आधे पेज में आपने सारा कर लिया। इसको इजीली आप रिवाइज भी कर सकते हैं और ये पॉइंट्स में जो है वो इन्फॉर्मेशन रिटेन भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपने नोट्स बनाएंगे। दिस इज़ स्मार्ट स्टडीज़ नोट्स के लिहाज से। इसके सिवा फिर क्या चीज़ आ जाती है, आखिरी दो चीज़ें हैं। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंशाल्लाह आपको पूरी अपनी CSS जर्नी में ये हेल्प करेगी। अच्छा जी, MCQs, आजकल MCQs बहुत ज़्यादा इन है।
वैसे भी होने चाहिए। लोग स्कोर MCQs की वजह से ज़्यादा करते हैं जिनके अच्छे बने हुए होते हैं, तो आप इसको करें क्योंकि 20% तकरीबन ओवरऑल CSS में देखें तो 300 मार्क्स मेरे ख्याल से, आई गेस इतना इनका रोल है। अच्छा, तो बजाय इसके कि एक किताब लिए और उसको लगे हुए हो, आप याद करने की कोशिश कर रहे हो और इरिटेट हो रहे हो, हफ्ते बाद खोल रहे हो फिर भी याद नहीं है, तो भाई याद नहीं हो रहा तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। आपकी आंखों से वो 2-3 दफ़ा चीज़ गुजर चुकी है, इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम के दिन वो क्लिक कर जाएगी। तो MCQs में स्मार्ट स्टडीज़ क्या है, एक किताब नहीं, डाइवर्स मल्टीपल सोर्सेज प्रिपरेशन करें। जल्दी जल्दी MCQs घुमाते जाएं, गो थ्रू करते जाएं, 1-2 दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लेना हाथ रख कर किताब पर, या वैसे लिख कर। लिखने से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये कि आप हाथ रख कर उसको रिवाइज कर सकते हैं कि अच्छा इसका ये MCQ था। बार बार रिवाइज करें, ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ऑनलाइन टेस्ट कर लें, और मल्टीपल डाइवर्स सोर्सेज से करेंगे प्रिपरेशन, तो इंशाल्लाह चांसेस ये हैं कि जहाँ से वो लोग उठाएंगे वहाँ से आप भी क्या पता गुजर चुके हों। तो जितने ज़्यादा सोर्सेज से जितने ज़्यादा MCQ कवर कर सकते हैं, भले याद हो या ना हो, लेकिन रिवाइज कर लेना 1-2 दफ़ा ज़रूरी है, और कांस्टेंट रिविजन्स भी ज़रूरी हैं। लेकिन ये कि अगर रिटेन नहीं हो रहे तो खैर है, आगे बढ़ें। बहुत MCQs हैं लाखों की तादाद में, अगर 5 नहीं हो रहे तो 100 और हो जाएंगे, तो बढ़ते जाएं आगे और रिवाइज करते जाएं। MCQs की ये टिप है। पेपर अटेम्प्टिंग टिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एमरजेंसी मेजर्स मैंने बताए हुए हैं इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, वो ज़रूर देखिएगा, स्ट्रक्चरिंग वाली। उसमें आपको पता चल जाएगा जब आपके पास सवाल का जवाब ना हो फिर भी आप कैसे अच्छा सवाल क्रिएट कर सकते हैं अच्छी हेडिंग्स के साथ। तो वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा इंस्टाग्राम पेज पे, CSSX पे। दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों मेजर गलती क्या करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, सारा दौर पढ़ते रहते हैं CSS के लिए, लेकिन वो ये नहीं समझते कि एग्ज़ाम में एक अलग ही किस्म की हमें टेक्निक्स चाहिए और अलग ही किस्म की हमें स्ट्रैटेजी चाहिए। तो अभी से ही आपको जो मैंने रूटीन बताई हुई है वो आपको एग्ज़ाम डे के लिए तैयार करेगी, ट्रेनिंग करेगी आपकी। तो वो ज़रूर आप चेक कीजिएगा। शुरू में फॉलो करते हुए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आपकी ग्रिप आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो ज़रूर वो फॉलो करें। मुझे इस स्ट्रैटेजी ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और मैं ये भी कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि उस स्ट्रैटेजी की वजह से आज मैं पास हूँ। अच्छा जी, मूविंग ऑन। दूसरा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे हमारे पास होते हैं नॉर्मली, ऐसे को हटाकर, बाकी ऐसे और ग्रामर को हटाकर दूसरे सब्जेक्ट्स का बोल रहा हूँ, उसमें भी 3 होते हैं लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। मैं बाकी के 10 की बात करूँ तो 180 मिनट्स हम कह सकते हैं टोटल है। तो बजाय इसके कि MCQ को 30 मिनट दिए हुए होते हैं उन्होंने, और 30 मिनट पे ही आप लगे रहें MCQ पर, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि MCQ क्या है, या तो आएगा या नहीं आएगा, यहाँ आप तुक्का मारेंगे, तो उस पर इतना टाइम ज़ाया क्यों करना, क्योंकि वो टाइम आप आगे एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो MCQ मेरी आपको सलाह ये होगी कि 15 मिनट में, 10 से 15 मिनट में जल्दी से करके उसको साइड पे कर लें। फिर क्या करें, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें 15 मिनट के लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या मुराद है कि 5 मिनट आप सब्जेक्ट सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन कर लें कि ये 4 सवाल मैं करूँगा, मुझे बहुत अच्छे आते हैं और इजी भी हैं, सीधे सीधे सवाल हैं, कॉम्प्लिकेटेड आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है जिससे मेरा क्लैश हो सकता है ओपिनियन का एग्जामिनर के साथ। वो आपने सिलेक्ट कर लिया, वो उनकी नंबरिंग कर लें कि ये 2 मुझे बहुत अच्छे आते हैं, ये मैं पहले करूँगा, ये 2 मुझे कम अच्छे आते हैं, ये सबसे बुरा आता है, ये मैं आखिर में या 3rd नंबर पे करूँगा या करूँगी। तो ये आपने कर लिया। 10 मिनट में आप क्या करेंगे, बैक पे छोटी छोटी रफ आउटलाइंस बनाएंगे, जैसे सर सैयद का मैंने आपको बताया ना, लेकिन टॉपिक का नहीं, सवाल की डिमांड का स्ट्रक्चरिंग करेंगे जल्दी जल्दी। क्यों कि ऐसे नहीं जब आप अटैम्प्ट करना शुरू हो तो आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप भूल गए तो वो याद नहीं आएगा और टाइम भी नहीं है याद करने का। तो आप पहले ही अगर छोटी सी आउटलाइन आपने बना ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख लिया, तो फिर सारा एग्ज़ाम आप रिलैक्स होकर वही अपनी आउटलाइंस फॉलो करते रहेंगे और फिर आराम से लिखते रहेंगे। आपका हाथ नहीं रुकेगा, क्योंकि टाइम कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो हाथ नहीं रुकना चाहिए और आपको लिखते रहना चाहिए। तो 4 सवाल ये आप निकाल देंगे 30 मिनट, तो 150 अराउंड आपके पास मिनट बच जाएंगे, स्लाइटली मोर देन 2 आवर्स।
उसमें आपने क्या करना है, आपको तकरीबन 35 मिनट आपके पास बच जाएंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 35 मिनट फिर भी आप ना रखें, 30 मिनट हर सवाल के लिए रखें, क्योंकि प्रेशर एट टाइम्स हो जाता है, किसी सवाल पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 30-30 मिनट अगर आपने रखे तो अगर 3 आपने कर लिया और 30-30 मिनट रखा और उस पर आपने कंप्लीट किया तो 15 मिनट आपके फिर भी रहेंगे, चौथा 15 मिनट रहेंगे और 30 मिनट उसके भी रहेंगे, तो आराम से चौथा सवाल बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। और अगर 30 मिनट रखेंगे तो नेचुरल है, दूसरा इसका रुख ये है कि 30 मिनट आपने रखा तो नेचुरल है 5-6 मिनट 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं। तो अगर एक सवाल में 2 सवाल में 40 मिनट भी लग गए तो पीछे आपका एक सवाल की वजह से बचत हो जाएगी, थोड़ा टाइम आपका रह जाएगा। तो ऐसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव टिप है, एमसीक्यू को कम टाइम देना और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडीज़। स्मार्ट स्टडीज़ बेसिकली क्या है, जुगाड़। तो जुगाड़ करें, जुगाड़ लेकिन उतना करें जितना आप संभाल सकें, ऐसे ना हो कि वो एक्सपोज हो जाए आप एग्ज़ाम डे में। तो अपना रिटन एक्सप्रेशन बैलेंस रखें और टेक्निक्स यूज़ करें, और इनको बैलेंस वे में स्मार्ट स्टडीज़ यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल पढ़ाई करें। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तकरीबन मेरे हिसाब से 20% इन्फॉर्मेशन CSS में काम आती है और 40% आपका जो है वो आपकी रिटन पावर काम आती है, और बाकी का 40% आपका नसीब है जो कि आपको कामयाब करवाता है, या फिर आपको नाकाम करता है, क्योंकि आपके लिए अल्लाह ताला ने कुछ अच्छी बेहतर चीज़ प्लान की हुई होती है। तो प्लीज़ काइंडली स्मार्ट स्टडीज़ फॉलो करें और रिटन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल रखें, ताकि वो आपको कॉम्प्लीमेंट करे और आपको बचाए। अगर कोई मुसीबत आ जाए या फिर आपके पास लिमिटेड इन्फो भी हो तो रिटन एक्सप्रेशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज़ द की, स्मार्ट स्टडीज़ इज़ द की। आई होप यू ऑल सक्सीड दिस ईयर और वेन एवर यू गिव योर अटैम्प्ट्स। मेरी दुआएं, मेरी गाइडेंस, मेरा साथ आपके साथ है। CSS विद राशदी, CSS हैक्स विद राशदी। दिस इज़ मी राशदी साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।